नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। में 174 लोग मारे गए हैं, जबकि 180 लोग घायल हुए हैं। घटना शनिवार की रात पूर्वी जावा के कंजुरुहान स्टेडियम में हुई। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशियाई की BRI लीग 1 में अरेमा FC और पर्सेबाया सुरबाया के बीच मैच चल रहा था। पर्सेबाया की टीम हार गई, जिसके बाद पर्सेबाया के समर्थक मैदान में घुस गए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 2 पुलिस अधिकारियों सहित 174 लोगों की मौत हो गई। स्टेडियम के अंदर मौके पर ही 34 लोगों की मौत हो गई और बाकी की अस्पताल में हुई। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें फैंस सुरक्षा कर्मियों पर सामान फेंकते दिख रहे हैं। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ ने बयान जारी कर घटना पर दुख जताया है। PSSI ने कहा कि खेल के बाद जो हुआ उसकी जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शनिवार रात हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। इनमें 13 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई थी। उसमें 45 लोग सवार थे। सभी लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से मुंडन संस्कार के बाद कानपुर लौट रहे थे। सभी कोरथा गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और मना करने के बावजूद वो गाड़ी चला रहा था। मुंडन भी उसी के बच्चे का था। इस हादसे में वो बच गया और फरार है। इस बीच मामले में साड़ थाना प्रभारी आनंद पांडे समेत 4 PRV जवानों को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। आरोप है कि स्थानीय लोगों की सूचना के बाद भी ये लोग सही समय पर नहीं पहुंचे। लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस देर से पहुंची। अगर समय पर पहुंचती तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लीडर्स ने इस हादसे पर दुख जताया है। PM मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे देने की घोषणा की है। अलवर में रहस्यमयी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। दरअसल ये बारिश सामान्य नहीं है, बल्कि पत्थरों की है। मामला गोविंदगढ़ कस्बे के शाहपुर का है, जहां दिन में ही पत्थरों की बारिश से लोगों में दहशत है। पथराव की वजह से कई लोगों के टीन शेड टूट गए हैं। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इस घटना के बाद गोविंदगढ़ थाना पुलिस और तहसीलदार ने मौके का मुआयना किया। टीम ने देखा कि वाकई में कई टीन शेड टूटे हुए थे। इस घटना के बाद लोगों में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक कई पत्थर आकर गिरने लगे, जिससे ये शेड टूट गए और कई लोगों को चोटें भी आई हैं। कौन इन पत्थरों को फेंक रहा है और कहां से ये पत्थर आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं तहसीलदार दिनेश यादव ने कहा कि कोई शरारत कर रहा है जो गाँव में डर पैदा करना चाहता है। पे आ रहे हैं, अब क्या पता कहाँ से आ रहा है, ये पता नहीं लगता है। पता नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो आपने किसी को बताया इसके बारे में अभी तक? पता है, सब गांव को पता है किसको। कितने दिन से आ रहे हैं? आज हो गए 5 दिन, 5-6 दिन से आ रही है। और इसमें मोटे मोटे पत्थर आते हैं, अचानक आते हैं, पता नहीं लगता कैसे आते हैं, कैसे कहाँ से आते हैं, कोई पता नहीं है। कुछ दिन पहले सोच रहे थे कोई आदमी भटक रहा, फिर इसको 4-5 दिन हो गए लगातार। कोई इतने मोटे मोटे पत्थर आते हैं जो आदमी मरने की भी उम्मीद हो सकती है। इसमें ऐसा पत्थर आते हैं, कोई टीनों में, कई टीनों में सुराख कर दिए हैं, कई मकानों में ऐसा सिस्टम हो रहा है। छतों पे आते हैं ज्यादातर, जहाँ वहाँ आते हैं ये जहाँ आवाज आती है। पत्थर वहाँ आते हैं जहाँ आवाज आती है। आपने सावित्री की कथा जरूर पढ़ी होगी, जिसने अपने पति सत्यवान को यमराज के पास से मुक्त करा लिया था। चलिए आपको दिखाते हैं कि कलयुग की सावित्री जो अपने पति को मौत के मुंह से खींच लाई। घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन की है। यात्रा के दौरान चलती ट्रेन में एक यात्री को हार्ट अटैक आ गया। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही यात्री को प्लेटफॉर्म पर लाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। इस बीच मौके पर RPF जवान अशोक कुमार पहुंचे। उन्होंने यात्री की पत्नी से कहा कि वो अपने पति को CPR यानी मुंह से सांस दे। इसके बाद पत्नी ने 33 सेकंड तक CPR देकर पति को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। सिपाही ने खुद यात्री की हथेलियां रगड़ी और बाद में हार्ट में पंपिंग की। जानकारी के मुताबिक कोयम्बटूर एक्सप्रेस ट्रेन से 67 साल के केशवन अपनी पत्नी दया के साथ दिल्ली से कोझिकोड जा रहे थे। ट्रेन के B4 कोच में यात्रा कर रहे केशवन की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अन्य यात्रियों ने मथुरा स्टेशन पर उतारा और RPF को सूचना दी।
गांधी जयंती के दिन पूरे देश में ड्राई डे रहता है, यानी इस दिन शराब बेचने या पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता है। लेकिन झुंझुनू में एक शराब ठेके पर खुलेआम शराब बिक रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने शराब ठेके को सीज कर दिया। मामला जिले के चिड़ावा का है। जानकारी के मुताबिक चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सूरजगढ़ रोड स्थित अपने मकान से जा रहे थे। उसी दरमियान बीच रास्ते में उनकी नजर सूरजगढ़ मोड़ पर स्थित शराब ठेके पर पड़ी, जहां ग्राहकों को शराब बेची जा रही थी, जिस पर एसडीएम ने खुद ही मौके पर तुरंत अपनी टीम को बुलाया और ठेके को सीज करने की कार्रवाई की। वहीं लाइसेंसधारी जय सिंह बराला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और अन्य कानूनी कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया है। ड्राई डे होने पर शराब के ठेके खुले होने पर आबकारी विभाग ही सवालों के घेरे में आ गया है। जैसलमेर में तोपखाना रेजिमेंट के 1022 बटालियन परिसर में तोपखाना की स्थापना दिवस के मौके पर रेजिंग डे का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया। इस खास अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के जवानों और स्थानीय लोक कलाकारों ने भारत की बहुरंगी झलक दिखाती प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गुणसार लोक संगीत संस्थान की प्रस्तुति थी। कार्यक्रम में बीएसएफ के डीआईजी असीम व्यास और तोपखाना कमांडेंट सत्येंद्र सिंह ने शानदार गीत गाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सूफी संगीत, लोक संस्कृति, कालबेलिया नृत्य के साथ साथ राजस्थान की दूसरी लोक नृत्यों और गीतों की प्रस्तुति कर कलाकारों ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। भरतपुर के सेक्टर 3 में गौरव बेटी पार्क में 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। ये गौरव बेटी पार्क कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की याद में बनाया गया है, जहां पर उनकी याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। इस पार्क में 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्कूली छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर सुभाष गर्ग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके बाद पुलिस की परेड की सलामी ली। पुलिस बैंड के साथ राष्ट्रगान की धुन पर ध्वज को पूरे सम्मान से फहराया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि जिन जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनों को खोया है, उन्हें याद करने के लिए इस पार्क का निर्माण कराया गया है और अब ये पार्क लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी शास्त्री जी की जयंती पर आज 100 फीट ऊंचा सेंट्रल पार्क जयपुर में राष्ट्रीय ध्वज आज का ध्वजारोहण हुआ है और मैंने और गर्ग साहब ने किया। इसके लिए यूआईटी को और ऑयल वेल एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्रज क्षेत्र के धौलपुर, भरतपुर जिलों में शारदीय नवरात्र के बाद दशहरे पर रावण दहन से शरद पूर्णिमा तक लोक परंपराओं पर आधारित 7 दिवसीय टेसू झांझी महोत्सव मनाया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले लोक परंपराओं पर आधारित ये आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। कस्बा क्षेत्रों में भी छोटे बच्चे इसको लेकर विशेष आनंद उठाते हैं। पिछले साल से इस लोक परंपरा पर भी कोरोना का ग्रहण लगा हुआ था, ऐसे में कुम्हार भी निराश थे। लेकिन इस बार शारदीय नवरात्र के समापन पर दशहरा से शरद पूर्णिमा तक 7 दिवसीय महोत्सव जोरदार तरीके से मनाए जाने की उम्मीद है। ऐसे में अच्छी बिक्री की उम्मीद के साथ क्षेत्र के कुम्हार इन दिनों टेसू झांझी और मिट्टी के दीपक बनाने में जुटे हुए हैं। शहर के तुलसीवन रोड और चवरिया पाड़ा के साथ मलिकपाड़ा, कीड़ी और अजीजपुर में रिकॉर्ड स्तर पर टेसू और झांझी बनाए जा रहे हैं। कुम्हारों का कहना है कि टेसू और झांझी की बिक्री सप्तमी से शुरू हो जाती है, जो अष्टमी नवमी तक चलती है। मिट्टी बना के नहीं, फिर चाक पे बनाया जाता है नीचे का प्याला, उसमें लकड़ी गाड़ी जाती है। लकड़ी गाड़ के नहीं, फिर चेहरा लगाया जाता है, उसमें चेहरा लगा के बाएं वगैरह लगाई जाती हैं। उसके बाद फिर कागज वगैरह लगाई जाती है। इस बार दुर्गा पूजा में कुछ हटके करने की होड़ मची हुई है। पहले तो एक से बढ़कर एक पंडालों का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इस बार अलग अलग चीजों के इस्तेमाल से मूर्तियों के निर्माण का भी बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी बीच पटना के 2 मूर्तिकार भाइयों की जोड़ी ने इस बार कुछ अलग तरीके से मां दुर्गा की मूर्तियों को तैयार किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा की जा रही है। जितेंद्र कुमार और चंदन कुमार दोनों भाइयों ने माता रानी की 5 तरह की मूर्तियां तैयार की है। इनकी खासियत ये है कि इनके निर्माण में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया,
बल्कि मूर्ति गेहूं और मकई के चिप्स यानी कि कॉर्नफ्लेक्स से बनी हुई है, तो कोई मूर्ति विभिन्न प्रकार के पापड़ और तिलौरी से तैयार की गई है। एक मूर्ति बाजरा के दानों से तैयार की गई है, ज्वार के दाना से भी मूर्ति तैयार की गई है और एक मूर्ति तो 5000 विभिन्न रंग की लिपस्टिक का इस्तेमाल करके तैयार की गई है। मूर्तिकार भाइयों ने बताया कि ये इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं। पटना के साथ साथ पूरे बिहार भर में इन मूर्तियों की चर्चा की जा रही है। बिहार के गया में इन दिनों नवरात्र की धूम है। शहर में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसी बीच केदारनाथ मार्केट में हर साल आकर्षक पंडाल बनाया जाता है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को देखने आते हैं। इस साल तमिलनाडु के मदुरई में स्थित अति प्राचीन मीनाक्षी मंदिर के तर्ज पर केदारनाथ मार्केट में भव्य पंडाल बनाया गया है। इससे मीनाक्षी मंदिर का रूप दिया गया है। पंडाल को देखकर ऐसा लगेगा कि आप तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर में ही पहुँच गए हैं। इस भव्य पंडाल में भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा भी बनाई गई है। कोलकाता से आए कलाकारों ने इस भव्य पंडाल का निर्माण किया है। काफी आकर्षक बने इस पंडाल को देखने के लिए अभी से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। केवल गया ही नहीं, दूसरे जिलों से भी लोग इस भव्य पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि इस पंडाल में करीब 12 फीट ऊंची माता की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी। बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख की लागत से इस भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई शहरों में शानदार पंडाल बनाए गए हैं। गिर के रेलवे स्टेशन परिसर में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर 110 फीट ऊंचा पंडाल बनाया गया है। पंडाल के अंदर चांदी का छत्र और स्वर्ण कमल पर मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मां की प्रतिमा का सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से श्रृंगार किया गया है। यहाँ स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को देखने के लिए जांजगीर जिले से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों से भी लोग पहुँचते हैं। मां के इस पंडाल और प्रतिमा को बनाने के लिए सैकड़ों कारीगर पिछले 3 महीने से जुटे हुए थे। मां दुर्गा की प्रतिमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस के जवान मुस्तैद रहते हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पंडाल में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्र पर्व पर जहां आम लोग डांडिया उत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं बॉलीवुड सितारे भी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई के ठाणे में आयोजित डांडिया नाइट में कई फिल्मी सितारों ने हिस्सा लिया। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा और आयुष शर्मा भी इस डांडिया की मस्ती में सराबोर दिखे। बॉलीवुड सितारों ने पहले माता रानी का आशीर्वाद लिया और फिर जब मस्ती शुरू हुई तो लोगों का खूब मनोरंजन हुआ। एक्टर एक्ट्रेस के साथ रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग भी जमकर थिरके। गरबा और फिल्मी गानों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो लोग पूरी तरह डांस करने में मगन हो गए। अपने चहेते सितारों को देखने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे थे। रात भर चले इस प्रोग्राम में फिल्मी सितारों ने अपने फैंस के साथ डांडिया भी किया। नवरात्र महोत्सव में आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक उत्सवों की विशेष धूम रहती है। खासकर गरबा का आयोजन हर जगह किया जाता है, लेकिन गुजरात के गरबे की बात ही कुछ और है। गुजरात के वडोदरा में भी गरबा के दौरान उस समय शानदार नजारा देखने को मिला जब भारत में 50 विदेशी राजदूतों और उच्चायुक्तों ने गरबा फेस्टिवल का लुत्फ उठाया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर नवरात्र उत्सव में शामिल होने के लिए 50 राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ शनिवार को गुजरात में वडोदरा पहुंचे, जहां इन लोगों ने पहले माता के दर्शन किए और गरबा में शामिल हुए। राज्य की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा गरबा के लिए प्रसिद्ध है। गरबा में हजारों लोग शामिल होते हैं और देवी की आराधना में गीत संगीत के बीच पारंपरिक परिधानों में नृत्य करते हैं। देश भर में आदिशक्ति दुर्गा की आराधना का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में तो दुर्गा पंडालों में गरबा नृत्य कर लोग नवरात्र पर्व की खुशियां अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इधर इंदौर में एक स्थान ऐसा भी है जहां के दुर्गा पंडाल पर बाहरी लोगों की नजर नहीं पड़ती है, लेकिन वहां दुर्गा उत्सव की धूम देखी जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंदौर की केंद्रीय जेल की। यहाँ जेल के बंद कैदियों और जेल प्रशासन की ओर से दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पंडाल में कैदी माँ की आरती भी कर रहे हैं। वहीं जेल परिसर में ढोलक की थाप पर गरबा खेलने के साथ ही पारंपरिक लोक नृत्य भी किए जा रहे हैं।
इंदौर की सेंट्रल जेल में हर रोज शाम के समय महिला और पुरुष कैदी मां की आराधना में जुट जाते हैं। कैदी 9 दिन तक चलने वाले आयोजन में जमकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। पूरे देश में नवरात्र का उत्साह छाया हुआ है। लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मां की आराधना में जुटे हुए हैं। कई जगहों पर अनोखे पंडाल बनाए गए हैं तो कई जगहों पर गरबे की धूम है। मां की आराधना का पावन पर्व कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अलग तरीके से मनाया जाता है। सभी जानते हैं कि मैसूर का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही यहाँ का गोम्बे हब्बा महोत्सव को भी काफी पसंद किया जाता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दशहरे की परंपराओं के साथ इस महोत्सव का महत्व जुड़ा हुआ है। गोम्बे हब्बा को गुड़ियों का उत्सव कहा जाता है। ये उत्सव नवरात्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ दशहरे के मौके पर हर घर में गुड़ियों का मेला जरूर देखने को मिलता है। मैसूर पैलेस बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस परंपरा में काफी गहरा अर्थ छुपा है। गोम्बे हब्बा के तहत 9 गुड़ियों की सजावट की जाती है, जो देवी दुर्गा या चामुंडेश्वरी के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माना जाता है कि ये गुड़िया देवी का स्वरूप धारण कर अशुभ आत्माओं से परिवारों की रक्षा करती हैं। बंगाल बीजेपी ने कोलकाता में भ्रष्टाचार पर आधारित पंडाल लगाकर टीएमसी पर निशाना साधा है। इसमें पार्थ चटर्जी और बंगाल शिक्षक घोटाले के कटआउट लगाए गए हैं। बीजेपी नेता ने बताया कि जो लोग पंडाल में जाएंगे उन्हें राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो देखने को मिलेगा। इसे बीजेपी बंगाल की सांस्कृतिक इकाई भारतीय सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित किया गया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और बंगाल शिक्षक घोटाले के कटआउट और फोटो बीजेपी की थीम का हिस्सा है। बीजेपी के सांस्कृतिक मंच के प्रमुख अभिनेता रुद्रनील घोष ने बताया कि पूजा बहुत पारंपरिक तरीके से की जा रही है। हालांकि जो लोग पंडाल में जाएंगे उन्हें राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो देखने को जरूर मिलेगा। जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय दशहरा नाट्य उत्सव मनाया जा रहा है। 1 से 5 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में श्री रामचरित नाट्य का मंचन हो रहा है। नाट्य उत्सव में 70 युवा रंगकर्मी अभिनय कर रहे हैं। इसके अलावा जयपुर, कोटा, अलवर, टोंक समेत राजस्थान के 14 शहरों से अलग अलग विधाओं के करीब 133 कलाकार उत्सव में अपना योगदान देने पहुंचे हैं। नाट्य उत्सव का निर्देशन वरिष्ठ नाट्यकर्मी अशोक राही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तुति में दर्शकों को अभिनय, नृत्य और संगीत की त्रिवेणी का संगम देखने को मिल रहा है, जिसमें संवादों के साथ ही दोहे, छंद, गीत, घनाक्षरी और चौपाइयों का समावेश है। उन्होंने कहा कि रामचरित नाट्य के विशेष आयोजन का उद्देश्य विलुप्त हो रही लोक नाट्य की विधा को जीवंत करना है। इसके तहत नई पीढ़ी के कलाकारों को लोक नाट्य के सिद्धांतों से परिचित करवाया जा रहा है। नवरात्र के दौरान माउंट आबू में रामलीला का शानदार मंचन चल रहा है। यहाँ गुजरात के अहमदाबाद से आए कलाकार रामलीला का मंचन कर रहे हैं। शनिवार को इन कलाकारों ने शबरी मिलन, बाली सुग्रीव युद्ध, बाली वध का मंचन किया। रामलीला देखने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा देसी और विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोगों ने राम के जीवन से संबंधित मंचन का भरपूर आनंद उठाया और कलाकारों के अभिनय की सराहना की। 11 दिवसीय रामलीला महोत्सव का आयोजन 26 सितंबर से शुरू हुआ है। इस दौरान 5 अक्टूबर को रावण वध का मंचन होगा, जबकि 6 अक्टूबर को भगवान राम के राज तिलक समारोह का मंचन किया जाएगा। अपनी प्राकृतिक वादियों के लिए प्रसिद्ध माउंट आबू में चल रहा ये रामलीला महोत्सव पर्यटकों को दोहरी खुशियां दे रहा है, साथ ही अपनी सनातन संस्कृति से परिचित भी करवा रहा है। नवरात्र के दौरान राम की नगरी अयोध्या में रामलीला का आयोजन चल रहा है। इस दौरान शनिवार को शूर्पणखा की नाक काटने और सीता हरण का मंचन किया गया, जिसमें फिल्म अभिनेता शहबाज खान रावण की भूमिका में दिखाई दिए। रामलीला के प्रसंगों में जटायु मिलन, स्वर्ण मृग के रूप में मारीच का छल, खरदूषण वध और मारीच पर प्रहार का भी प्रस्तुतिकरण शानदार रहा। नाक कटने के बाद रावण के सामने शूर्पणखा का विलाप और सीता हरण, फिर जटायब रावण का आसमान में युद्ध का 3D टेक्नोलॉजी को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतिकरण हुआ। रावण के किरदार में शहबाज खान ने लाजवाब अभिनय किया। माता सीता की भूमिका में दीक्षा रैना और भगवान राम की भूमिका में राहुल भुच्चर ने अपने पात्रों के साथ न्याय किया। सभी किरदारों ने अपने अपने पात्रों को निभाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। बहुत अच्छा सीक्वेंस है जहाँ सीता हरण होगा और इंटरेस्टिंग रामलीला दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला है, अयोध्या की रामलीला। अब तक 20 करोड़ लोग देख चुके हैं और लोग देख ही रहे और बहुत आनंद आ रहा है ये करने में।
सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रेत पर बनाई उनकी कलाकृतियां अब पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरती हैं। खास मौके पर वो अपने खास अंदाज में कलाकृतियां बनाते हैं और उस मौके को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी सुदर्शन पटनायक ने दुर्गा पूजा को लेकर ओडिशा के पुरी बीच पर मां दुर्गा की शानदार आकृति बनाकर लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। इस बार उन्होंने फलों से मां दुर्गा की जीवंत आकृति तैयार की है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। सुदर्शन पटनायक ने मां दुर्गे की आकृति बनाने में सेब, केला, अनार, अमरूद, संतरा, अंगूर, अनानास, नाशपाती, शरीफा, चेरी का इस्तेमाल किया है। मैंने दुर्गा पूजा पहली बार देखा और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये बहुत यूनिक है, मतलब तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। बीच पे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, पर्यटक यहाँ पर भी माँ को दर्शन कर सकते हैं। जो फोर्ट्स और सैंड में ये इंस्टॉलेशन किया हुआ है